नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। आज 22 मई है। आज हम जो जो न्यूज़ देखने वाले फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है। वहां पर एक एरोप्लेन ने जो फ्लेमिंगो बर्ड थे उनके भिड़ंत हो गई है और करीबन 30 से 35 फ्लेमिंगो उनकी डेथ हो गई है। तो काफी दुखद है। लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से इस न्यूज को हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया था बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और महाराष्ट्र में दो मेराइन सेंचुरी हैं। एक तो ये हो गया थाने क्रीक फ्लेमिंगो और एक हो गया मलवान सेंचुरी। तो दो आप याद रखना एग्जाम के हिसाब से। ये एयरपोर्ट के पास में ही था तो इनकी टक्कर हो गई। इसके बाद देखते हैं एक बार ओवरव्यू। ज्वाइंट कल्चर इन द आर्म्ड फोर्सेज ए वे फॉरवर्ड। तो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट कल्चर है वही फ्यूचर है। आर्मी नेवी और जो मिलिट्री का सॉरी एयरफोर्स का एयरफोर्स नेवी और मिलिट्री का जो कोऑर्डिनेशन है वही हमें आगे लेके जाएगा। तो उन तीनों को एक साथ यूज करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि अगर आर्मी एयरफोर्स रडार में किसी को सर्च करता है, नेवी उसको समुद्र में अपने रडार में ले लेता है, या मिलिट्री के पास जो हथियार है उसको आप नेवी में यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। एक इंटर यू कैन से इंटर फोर्सेज में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो उसको लेके ये न्यूज है। तो इसमें से पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे कमांड वगैरह हैं। उड़ीसा में विलेजर्स जो हैं वो इलेक्शन के दौरान एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये कह रहे हैं कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है बिकॉज वो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं या माली हैं या धोबी कम्युनिटी से हैं। सॉरी। तो उनको ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 2019 में भी उनको वहां से निकाल दिया था। तो अभी वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा भी हक है, तो हमें भी वोट डालने दिया जाए। तो इसके ऊपर देखेंगे थोड़ा सा। द रिस्क ऑफ रशिया न्यूक्लियर पोस्चरिंग। अब रशिया यूक्रेन को न्यूक्लियर का थ्रेट दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर इन्होंने मजाक बना लिया है कि न्यूक्लियर एक ऐसा अटैक होना चाहिए जो लास्ट रेजोर्ट होना चाहिए, एंड मतलब इससे पार कुछ नहीं है। लेकिन अभी नॉर्मल जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें आप न्यूक्लियर वॉर दे रहे हो, तो एक गलत ट्रेंड है। वो औरों को भी गलत मोटिवेट करता है कि न्यूक्लियर वॉर इट कैन बी डिजास्टर्स, पूरी धरती को खत्म कर सकता है अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए तो ये रशिया को समझना चाहिए। एनालाइजिंग द लोकल एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स। तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे पर्सनली आज लगा कि हम ग्लोबल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल फुटप्रिंट है वो तो उस पर ध्यान ही नहीं है। जो हाउस होल्ड है वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो अमीर लोग हैं, मतलब टॉप 10% जो अमीर लोग हैं वो बाकी के 90% लोग जितना यूज कर रहे हैं उनसे डबल यूज कर रहे हैं एवरेज से। तो लग्जरी फूड, लग्जरी आइटम्स, बाहर डेली खाना खाना, खाने का वेस्टेज होना, फर्नीचर जगह जगह फर्नीचर रखना, तो इतने सारे वो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। अगला आर्टिकल है एनपीए को लेके। वैसे तो इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन एनपीए आपको पता रहना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब भी कोई लोन या उसका इंटरेस्ट रेट 90 दिन हो जाए और वापिस ना आए तो उसको हम एनपीए बोल देते हैं। सिंपल सा है। क्लाइमेट चेंज को लेके एक अच्छा आर्टिकल छपा है। इसमें यह कहना चाह रहा है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी दो बड़ी पार्टी हमारी कंट्री की, दोनों में ही अपने मैनिफेस्टो में किसी ने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लाइमेट को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो क्लाइमेट इतना बड़ा इशू हो चुका है, मतलब क्रिटिकल इशू हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स तेजी से, हमारे जो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं। बट इलेक्शन में अभी भी वही मैनिफेस्टो है, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड। तो कब हम जागेंगे और कब हमारे मैनिफेस्टो में एनवायरमेंट की बातें होंगी, ये गुहार लगा रहे हैं कि जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, जो एजुकेटेड क्लास है, वो मांगे इस चीज को। और लास्ट में आज थोड़ा अफ्रीका का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज मैंने एमसीक्यू भी डाले हैं कि अक्सर मैं पहले बता देता था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, बट आज मैंने प्रीवियस उठा उठा के डाले हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको पता रहे कि न्यूज़पेपर से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा एजेंसी हो गया। तो हमारे फिलहाल जो सीडीएस है वो कौन है? अनिल चौहान, ये नाम याद रखना। इससे पहले हमारे कौन थे? बिपिन रावत थे।
तो ये चीफ मिलिट्री एडवाइजर भी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को ये संभालते हैं। पहले हमारे जो डिफेंस स्टाफ के थे जनरल बिपिन रावत, उनका 2021 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था। तो अभी हमको पता रहना चाहिए ओवरऑल ये काम क्या करता है, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट करना, ताकि एकदम से फैसला लिया जा सके कोई भी बड़ी घटना हो जाए तो। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना। तो ये इस आर्टिकल में वही बात कर रहे हैं, नीड ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कैपेबिलिटीज, ऑपरेटिंग पिक्चर अक्रॉस द ऑल डोमेन्स। तो ये मेंस में लिखने के लिए अच्छा है कि हमारी सिक्योरिटी एबिलिटीज कैसे बढ़ाया जाए। हमारे पास 3 सर्विस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो एक सिंगल कमांड अगर होगी तो बेहतर डिसीजन हम ले पाए। करंटली हमारे पास 17 कमांड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस आर्टिकल में जानने के लिए इतना ही था। अगला देखते हैं, विलेजर्स फेसिंग कास्ट बेस्ड। देखो न्यूज तो छोटी सी है कि उड़ीसा में भाई कोई सेठी फैमिली है और वो बहिष्कार फेस कर रहे हैं, उनको गांव से बाहर भेज दिया गया है या वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई जो उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन है वो हमको देखे और वो हमको वोट डालने दे। ठीक है, तो इसके पीछे हमें क्या पता रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि इनको कहां कहां पे राइट्स मिले हुए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं मेंस के हिसाब से। वैसे ये प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनेगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सबको अधिकार दिया है, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी दिया है, 15 में हमको बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, 17 में अनटचेबिलिटी को बैन कर रहा है। एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी हमने कल भी देखा था, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये उनके हित के लिए काम करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लिए। लीगल प्रोविजंस भी हमारे पास अलग से हमने एक्ट बना रखा है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एसएस एक्ट। ये बहुत हार्ड एक्ट है, ये लगते ही मतलब सारा प्रशासन आपका दुश्मन हो जाता है, तो लोग इससे बचते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ह्यूमन राइट कमीशन, पॉलिटिकल मेजर्स भी है हमारे पास, रिजर्वेशन भी हमने दे रखा है, 50% तक रिजर्वेशन पहुंच गया है। तो डेस्पाइट इनके फिर भी ये प्रॉब्लम रुक क्यों नहीं रही है, दिक्कत क्या आ रही है, पहले ये देखते दिक्कत क्या क्या आती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके साथ, भेदभाव होता है कास्ट के आधार पर। दूसरा कह रहे हैं कास्ट की इनइक्वालिटीज है, हिस्टोरिकली कुछ कास्ट डिसएडवांटेज रही, मतलब अंग्रेजों के टाइम से या पुराने हिंदुज्म के टाइम से आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं। तो जितने भी मोस्टली जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो सारे गरीब कैटेगरी में आ रहे हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जो SC ST हैं इनको एक वोट बैंक समझा जाता है, और उसी टाइम वोट बैंक के टाइम इनको इनके आपस में परपिचुअल डिवीजन बना के रखे हुए हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में एंट्री ना होने पाए। मैरिज की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज बैन कर रखी है, लोग उसके ऊपर टैबू कर रखा है, या जब भी कोई इंटरकास्ट कर लेता है तो उनको मारने के लिए दौड़ता है समाज। आप देख रहे हो खासकर हरियाणा में ऑनर किलिंग्स होती थी। तो जब तक इंटरकास्ट होगा नहीं तो कास्ट की बाउंड्रीज कैसे खत्म होंगी। इसके अलावा सोशल इनर्शिया भी है, सोसाइटी चेंज होना ही नहीं चाहती। ठीक है, वो उनको देखना ही नहीं चाहते, अपने बराबर जो कभी सो कॉल्ड मिनियल जॉब करते थे, तो अपर समाज जो है उनको अपने बराबर नहीं देख पा रहा है। कारण क्या है भाई, पॉलिटिकल रीजंस हैं, मंडल पॉलिटिक्स हो रखा है, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, उनको बार बार कास्ट बेस्ड जो मैनिफेस्टो आता है या उनको अपीज करने की कोशिश की जाती है, वो पॉलिटिकल इनएडुकेसी, जो पॉलिसी हमारे पास है वो इनएडुकेट है। लंबे समय से हम इसको कोशिश कर रहे हैं उनको आगे लेके आए, हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, SC को दिया, लेकिन उस SC OBC में भी कुछ परसेंटेज ही कास्ट आगे आ रही हैं। जैसे अभी रिसेंट में रिपोर्ट आई थी, आपको पता रहे तो ये सब कैटेगरी बनाई गई थी OBC की, तो उसमें जस्टिस रोहिणी कमीशन, तो उसने बताया था कि जैसे कुछ कुछ 900 के करीब OBC हैं, उसमें से 25% तो ऐसी हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जीरो रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी एक दिक्कत है। लीगल मेजर्स में टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन क्या होता है, आप ऊपर से प्रेशर डालो नीचे तक पहुंच जाएगा, तो वो हो ही नहीं रहा। आप ऊपर से डाल तो रहे हो लेकिन नीचे पहुंच ही नहीं रहा, ऊपर उसको खा जा रहे हैं उसको, या कुछ कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी उसका बेनिफिट उठा ले रही है। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या होता है, जब तक समाज नहीं चाहेगा ना, समाज ऊपर नहीं उठ सकता। आप बच्चों को घर से ही कास्टिज्म सिखा रहे हो, बेटा तुम ऐसे कास्ट से हो, उस कास्ट से दूर बैठना, उसका खाना मत खाना, उससे घर मत जाना, तो बचपन से सोशलाइजेशन हो रहा है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है, पुअर्टी है, उस वजह से वो चीज आगे नहीं आ जा रही है। खास करके लैंड, जिसके पास लैंड नहीं रहेगी ना वो पावरफुल हो ही नहीं पाएगा। तो SC ST जो है इनके पास ट्रेडिशनली लैंड है ही नहीं, तो उस लैंड के आधार पर इनका कंट्रोल नहीं, तो ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, रशिया वाला। ये मैंने आपको बता ही दिया, रशिया और यूक्रेन का काफी समय से युद्ध चल रहा है, तो बोमबार्ड कर रहे हैं, तो अब रशिया बार बार धमकी दे रहा है कि न्यूक्लियर वारफेयर कर देंगे। तो ये दिखाता है ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है,
और जो प्रिंसिपल्स हैं न्यूक्लियर डेटरेंस के, जैसे इंडिया क्या मानता है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले नहीं मारेंगे, बट अगर तुमने मारा तो फिर मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो बट ये ऐसा धमकी देना, इट्स नॉट अ रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो ये दिखाता है कि भाई ग्लोबल लेवल पे अगर ऐसे रशिया करने लगा तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक अलार्मिंग है। आप अपने न्यूक्लियर वेपन के यूज को, जो थ्रेश होल्ड है उसको इतना लोअर कर रहे हो कि मतलब ये एक न्यूक्लियर डेटरेंस के हिसाब से ठीक नहीं है। न्यूक्लियर शुड बी द लास्ट रेजोर्ट। आपने इसको नॉर्मलाइज ही कर दिया कि जब मन में आए यूज कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर गिरने के बाद वहां क्या हाल होता है। जापान में आपको पता होगा, जापान में 2 बार न्यूक्लियर गिराया गया था। आप कमेंट करके बताना कहां कहां गिराए थे, ठीक है। तो आज तक वहां पर उसका इंपैक्ट दिख रहे हैं। तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो भाई हम इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हम अपना तो एग्जांपल दे ही सकते हैं। तो हमारा तो अच्छा खासा नो फर्स्ट यूज है। आल्दो इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में भी मेन सा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए नो फर्स्ट यूज, ठीक है। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन वहां भी बन रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लोकल एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स। तो ये आर्टिकल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ग्लोबल कंसर्न तो है, बट लोकल में जो एक्सेसिव वाटर यूज किया जा रहा है जिनके पास है, अब मान लो कर्नाटका में खत्म हो गया, बेंगलोर में, वो तो ठीक है, लेकिन हरियाणा में जिसके पास पानी है वो एक्सेसिव यूज किया जा रहा है। या जो अमीर लोग हैं जिनके यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, वो दिन के मतलब हजार हजार लीटर, 2-2 हजार लीटर खर्च कर रहे हैं। मैंने एक बार खुद ये फील किया था कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाके देखना, कितना स्विमिंग पूल में पानी भरा पड़ा है, बाथरूम में बड़े बड़े शावर लगे पड़े हैं, वो कितना, बाथरूम में भी बाथ टब है, कितनी बार उसमें पानी भरा जाता है, कितनी बार निकाला जाता है, कितनी तरह के नल हैं। मतलब पानी का इतना मिसयूज होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। गरीब आदमी बेचारा 10-10 लीटर के लिए मर रहा है, और वहां पर आर्टिफिशियल ओशन बना रखा है लोगों ने। तो लोकल एनवायरमेंट जो है वो क्रूशियल है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ एफिलिएंट इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी बेसिक नीड से बियॉन्ड जा रहे हैं। बेसिक नीड अगर देखें तो एक आदमी की एक दिन में 135 लीटर एवरेज आती है, बट ये 500-500 लीटर लग्जरी कंजप्शन कर रहे हैं। तो वो गलत है भाई, फर्नीचर पे, सोशल इवेंट पे, वैकेशंस पे, ठीक है। तो ये गलत चीज है। तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। टॉप 10% जो रिच लोग हैं उनका यूज कितना है, जो बाकी एवरेज पॉपुलेशन है उसका डबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। पानी का वाटर फ्रंट 39% बढ़ गया है, CO2 का 55 बढ़ रहा है। तो अब हर आदमी के पास गाड़ी हो गई है, हर आदमी के पास बाइक हो गई है ना। हर आदमी का, मेरा मतलब है जनरल में हो गई है, गाड़ी सबके पास हो रखी है। बेंगलोर में देखो, मुंबई में देखो, दिल्ली में देखो, जाम लगे पड़े किलोमीटर लंबे। गुड़गांव में देखो, ठीक है। क्या आप गुड़गांव से हो, आप गुड़गांव में, आपको बताना कि आपके आसपास लोग कितना पानी यूज करते हैं और आप कितना पानी यूज करते हो, मुझे एक बार कमेंट करके बताना। तो अब की कंट्रीब्यूटर क्या है, ये फुटप्रिंट क्यों बढ़ रहा है। एक तो ये ईटिंग आउट रेस्टोरेंट की हैबिट, जो बाहर खाने की, इतने रेस्टोरेंट खुल गए, वहां पर लोग, इंसान बहुत वेस्ट करते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स का कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। अमीर आदमी के लिए ना, आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो आप फ्रूट नट्स इनके ऊपर जा रहे हो। आप इसके अलावा पर्सनल गुड, ज्वेलरी, ईटिंग आउट कंट्रीब्यूट्स, तो ये सब बढ़ ही रहा है। नॉर्मल आदमी भी हवाई जहाज में ट्रैवल करने लग गया, तो हवाई जहाज तो बहुत ज्यादा पेट्रोल खाती है, ठीक है। इसके लिए हमें अर्जेंट अटेंशन चाहिए पॉलिसी मेकर्स का कि भाई को रूल बनाया जाए, और जो इलीट लाइफस्टाइल है उसको एक सस्टेनेबल मैनर में रखा जाए। ऐसा ना हो कि हम उड़ा रहे हैं और हमारे बच्चे फिर उसके लिए मरे। आज मैंने एक अच्छा कोट पढ़ा था कि हमारे दादा ने नदी बहते हुए देखी थी, पापा ने हमारे कुएं में पानी देखा था, हमने बोतलों में पानी देखा है। हमारे बच्चे कहाँ देखेंगे, कटोरी में पानी देखेंगे क्या, या निपल से पिएंगे। तो इस तरह से पानी कितना कम होता जा रहा है। हम पानी को बना नहीं सकते, बट पानी को बचा जरूर सकते हैं अगली पीढ़ी के लिए। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे हम कर सकते हैं। सस्टेनेबल एफर्ट होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनली। और एक पॉइंट ये भी इसमें हाईलाइट कर रखा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इसका जो इंपैक्ट है वो मार्जिनलाइज सेक्शन पे ज्यादा है, गरीब लोगों पे ज्यादा है। अमीर आदमी क्या करेगा, बोतल खरीद खरीद के पी लेगा, घर में एसी लगा लेगा, वाटर प्यूरिफायर लगा लेगा, एयर प्यूरिफायर लगा लेगा। लेकिन जो गरीब आदमी, वो क्या, वो तो भारी घूम रहा है, मजदूरी कर रहा है धूप में। तो आई कैन इमेजिन, मैं पर्सनली बता रहा हूं, आज इतनी गर्मी है, मैंने यहाँ पे अपने क्लासरूम में एसी चला रखा है, पंखे चला रखे हैं, बट अभी भी मुझे अंदर से हीट महसूस हो रही है। तो इमेजिन करो वो आदमी जो बाहर रिक्शा चला रहा है किसी इंसान को बैठा के, उसका क्या हाल होगा। तो हम ये चीज हमें सोचनी चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग सोचनी चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा एनपीए, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो एनपीए क्या होता है, जब 90 दिन तक कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो लोन दे रखा है वापस ना आए, उसको बोल देते हैं हम एनपीए, ठीक है। जो लोन जो दिए जाते हैं बैंक के द्वारा, वो उसका मेन सोर्स होता है इंटरेस्ट जो वापस आता है। बैंक क्या होता है,
एक से पैसा लेगा, दूसरे को पैसा दे देगा। हमसे लिया पैसा, हमको देगा 4%, उसको दिया 10% में लोन में, 6% इंटरेस्ट है, उसका बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार वो वापस नहीं आता है, विजय माल्या जैसे लेके भाग जाते हैं। तो अब इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट के भी अंदर 3 क्राइटेरिया हैं। देखो, जब 90 दिन तक नहीं आएगा तो एनपीए। सब स्टैंडर्ड क्या होता है, जब एनपीए हुए 12 महीने हो गए हैं तो बन गया सब स्टैंडर्ड। जब सब स्टैंडर्ड हुए 12 महीने और बीत गए, उसको बोलेंगे डाउटफुल। और जब ऐसा लगने लगा कि अब गई भैंस पानी में, अब नहीं आएगा, उसको बोल दिया लॉस एसेट। तो बैंक बहुत खतरे में चल रहे थे, पैसे लेके भाग जाते हैं, आप कितना ही रिकवर करोगे। तो ये एक मेजर इश्यू है बैंकों के लिए। तो ये आपको इकोनॉमी से पढ़ना पड़ेगा। यहां मैंने आपको बेसिक बेसिक एनपीए बता दिया है। हमारा एडिटोरियल है कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इसमें मैं आपको करक समझा देता हूं। इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि अभी इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, मतलब चल ही रहे हैं, 1 जून को आखिरी चरण है। तो बड़ी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो कि बीजेपी और कांग्रेस है, उनके मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज को लेके कोई फिक्स टारगेट नहीं है। हम कैसे क्लाइमेट चेंज को इंप्रूव करेंगे? उनके यहां जॉब तो है, 1 लाख आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एनवायरमेंट का क्या? एनवायरमेंट अगर नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? अगर हीट इतनी बढ़ गई, आप एसी भी फेल हो गए, आप फिर कहां जाओगे? पक्षी मरने लगे, जानवर मरने लगे, नदियां सूखने लगी, तो फिर जो हाल होने वाला है, तड़प, जैसे मछली पानी से बाहर आने के बाद मरती है ना, ऐसा इंसान मरेगा तड़प तड़प के। तो हमारा जो मिडिल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, वो डिमांड करे कि भाई हमें एक अच्छा एनवायरमेंट दो। आर्टिकल 21 हमें राइट देता है अच्छे से जीने का, सिर्फ जीने का नहीं, अच्छे से जीने का, डिग्निफाइड लाइफ। और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हमें बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान पानी, ये तो चाहिए ना। लेकिन अगर वही पूरा नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा? लेकिन ये पार्टीज क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखती हैं, हम इंडस्ट्री लगा देंगे, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, बट लॉन्ग टर्म जो एनवायरमेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? बिकॉज इस पे एक तो लोगों का भी प्रेशर रहता है, ठीक है, कि भाई हमें ये दो वो दो, नौकरी लगवाओ। एनवायरमेंट तो लगता है कि बाद में देखी जाएगी। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका भी प्रेशर रहता है। अगर आपने इंडस्ट्रीज पर कर्व लगाया उनके पोल्यूशन पर, तो वो उनकी एक अलग से लॉबी है, वो होने नहीं देते। जैसे यूएसए है, यूएसए में हर दूसरा आदमी गन लिए फिर रहा है। कभी कभार स्कूल में जाके टीचर को मार दिया, बच्चों को मार दिया। वो गन बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर गन, जो गन बनाने वाली इंडस्ट्रीज है उनकी लॉबी है, ठीक है। ऐसे ही इनकी लॉबी है, ये बंद नहीं होने देते। तो हमें फ्यूचर में अगर ऐसे चलता रहा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पूरे आर्टिकल में यही है, हमें अर्जेंट नीड है, अर्जेंट प्रोएक्टिव प्रोविजन लेके आएंगे। ऐसे इग्नोर चलता रहा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इनके मैनिफेस्टो में ये चीज होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए हमारे पास। पॉलिटिक्स में ये मेन मुद्दा होना चाहिए। जैसे एक ग्रेटा थनबर्ग करके एक लड़की आई थी, 14-15 साल की, आई थिंक जर्मनी से थी या कहां से थी, फिनलैंड से थी। तो उसने इस मुद्दे को उठाया था कि हमारी यंग जनरेशन के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, तो हमें भी उठना चाहिए इसके लिए। तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, इस तरह के शॉर्ट टर्म फोकस को हटा के लॉन्ग टर्म पे ले जाना पड़ेगा। पॉलिसी इनर्शिया है उसको चेंज करेंगे, रिसोर्स कॉन्स्टेंट है उसको हम चैलेंज करेंगे। हमें सस्टेनेबल रिसोर्सेज पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। गाड़ी बंगला तो आता रहेगा, लेकिन हवा पानी साफ होना चाहिए। हमें क्या कर सकते हैं, पब्लिक को एंगेज करो, पॉलिसी को इंटीग्रेट करो, स्टेक होल्डर को कोलैबोरेशन लेके आओ। मतलब जितने भी लोग हैं, एकेडमिया हो गया, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, सबको लेके चलो। इंसेंटिव दो ग्रीन के लिए। अभी जैसे ग्रीन ये इलेक्ट्रिक वाली कार आ रही है, सरकार इनके ऊपर टैक्स रिडक्शन दे रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग करो, इंस्टीट्यूशन बिल्ड करो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेके आओ। अभी COP 29 होने वाली है अजरबैजान में, तो वहां पर ऐसे डिस्कशन होगा कि भाई कैसे कंट्रोल में करें। ये पूरे वर्ल्ड की दिक्कत है, ये कोई एक देश की दिक्कत नहीं हो रही। चलो आज का मैप देख लेते हैं। ये हमारा अफ्रीका है, पूरे वर्ल्ड का जो 20% लैंड है ये इसके होल्ड करता है। आप देख रहे हो आइसक्रीम जैसा इसकी शेप है। करीबन 54 कंट्री है। ये फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। तो सबसे बड़ी कंट्री आपको दिख ही रही होगी अल्जीरिया, और पॉपुलेशन के मामले में नाइजीरिया, ठीक है। तो यहां पे रेड सी है, ये गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ अक्वाबा है, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। देखो लिख भी रखा होगा, ये रेड सी। यहां पर दो ये आपको दिख रही है ना, ये तीर, ये वाली, ये है गल्फ ऑफ सुएज, ये है गल्फ ऑफ एक्वाबा। यहां से एक सुएज कैनाल जाती है। और अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिससे 3 लाइन गुजरती हैं। ये गुजर रही है यहां से 0 डिग्री इक्वेटर, यहां से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहां से गुजर रही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लेटीट्यूड दोनों यहां के मिलती है गल्फ ऑफ गुइना में। गल्फ ऑफ गुइना बोल दो या अटलांटिक ओशन बोल दो, दोनों ही सही होंगे। पेपर में आता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लेटीट्यूड कहां पे आके टच कर रही है, वो कर रही है गल्फ ऑफ गुइना या फिर साउथ अटलांटिक ओशन बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर मेडागास्कर है, अलग हो रखा है। चलो, तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 20% टोटल एरिया है, इसको मदर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन पास होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ग्रीनविच मेरिडियन मतलब जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो बिल्कुल वेस्ट से गुजरती है, ये गल्फ ऑफ गुइना के आसपास से। ठीक है, अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है भाई, सबसे बड़ी कंट्री है भाई एरिया। नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन, सेशल्स से स्मॉलेस्ट कंट्री। चलो भाई, रेड सी मैंने सब आपको बता ही दिया है। ये है गल्फ ऑफ सुएज, ये है गल्फ ऑफ एक्वाबा, ये आप ध्यान रखना। ये कंट्री है इनकी। दो तीन एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स कोर्स। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी इक्वेटर, इक्वेटर 2 बार काटती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप अगर मैप ढंग से पढ़ोगे तो इसको आंसर करना। ठीक है, हम इसको जो हम ये देखेंगे कि अगले 15 दिन में जो बच्चे रेगुलर आंसर करेंगे तो उनके घर हम गिफ्ट भी भेजने स्टार्ट करेंगे, मतलब इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो आप भी पार्टिसिपेट करो। अगर आप लगातार 15 दिन तक जो आप देते हो एमसीक्यूज के, तो आपके घर पे पहुंच जाएगा गिफ्ट एकेडमी की तरफ से। इसमें पूछा है व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, 4 कंडीशन दे रखी हैं। इसमें से ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल। तो जब आप एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन लेने लग जाओ तो वो बन जाता है लिक्विड ट्रैप। तो इसमें से आप देखना कौन सा फिट बैठता है, वो आपको आंसर करना है। तीसरा देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनमें से किस केस में आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बोला था। केस के नाम है गोलकनाथ, मेनका गांधी, पुट्टास्वामी, विशाखा गाइडलाइंस। तो ये आपके लिए आंसर रहेगा, इनमें से कौन सा आंसर बेहतर है। ठीक है, कल इनके आंसर मैं आपको दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा कल दोपहर तक। कल दोपहर 12 बजे तक जो आंसर दे देगा उसका कंसिडर हो जाएगा। 12 बजे के आसपास मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा। तो ये तीनों क्वेश्चन है आपको आंसर करने हैं। धीरे धीरे हम हैबिट बनाएंगे। मैप को अपने एटलस में ही मार्क करना, नोट छोटे मोटे बना सकते हो और इन न्यूज को बहुत सीरियसली फॉलो करते रहोगे। बिलीव मी, 6 महीने बाद आपका करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।